हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन DL नोटेशंस के बारे में हमने करा था। अब इसमें आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जब D और L हम लोग कर रहे थे ना, तो रिलेटिव वर्ड जो वहाँ लगा हुआ था, इसका मतलब कि आप D और L किसी से रिलेट करके लिख रहे हो, किसी से कंपेयर करके लिख रहे हो। तो उसमें से ग्लाइसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड लिया गया था। इस बात पे चर्चा करा था हमने कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड जिसका कि कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो D फॉर्म और लेफ्ट आ गया तो L फॉर्म। अब ऐसा तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप हो ही। D और L जो स्पेशली लिखा गया है वो OH ग्रुप को लेकर के, क्योंकि ग्लाइसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप था और ग्लाइसरॉल्डिहाइड को ही स्टैंडर्ड माना गया। अब हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप हो यह संभव नहीं है, तो फिर जिसमें OH ग्रुप नहीं होगा फिर उसमें हम लोग D और L कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब वहाँ D और L तो फेल कर जाएगा ना। हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम D और L का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था, रिलेट किया जा रहा था, OH के आधार पर लिखा जा रहा था। तो जब आप D और L लिखने की स्थिति में ना हो, कंपाउंड में OH ग्रुप ना हो, तो वैसे केस में जो है एक नया सिस्टम लाया गया नोटेशन के लिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग RS नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। RS नोटेशन, और ये RS नोटेशन है क्या? R यहाँ रेक्टस से आया है जिसका मतलब हो रहा है राइट, और S सिनिस्टर से आया है जिसका मतलब है लेफ्ट। तो R रेक्टस मतलब राइट और S सिनिस्टर मतलब कि लेफ्ट। यह जो RS नोटेशन है यह बेस्ड है बेस्ड ऑन कान इनगोल्ड प्रिलॉग रूल। कान C इनगोल्ड I प्रिलॉग P, दिस इज CIP रूल। जैसे D और L बड़ा सिंपल लिख रहे थे ना हम लोग, इसमें वैसा नहीं है। या RS नोटेशन लिखने के लिए इस CIP रूल को फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ सीक्वेंस है, जनरलाइजेशन है, जिस आधार पे जो है आप उस कंपाउंड का RS नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, RS नोटेशन दे सकते हो। अब यह कान इनगोल्ड प्रिलॉग्स रूल क्या है, ज़रा इस बात को हम समझेंगे। देखो, सबसे पहला बात कि यदि कोई मॉलिक्यूल इस तरह से 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसा अलग अलग वेज लाइन, ब्रोकन लाइन, नॉर्मल लाइन, इस तरह से, ऑब्वियसली यह कार्बन कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर के लिए ही लिखा जाता है RS। अब इस कायरल सेंटर में जो 4 ग्रुप्स हैं PQ RS, इनके बारे में पहले से हम जान चुके हैं कि ये दोनों P और Q जो कि नॉर्मल लाइन से जुड़े हैं, ये मॉलिक्यूल का प्लेन में लाई कर रहे हैं अलॉन्ग विथ कार्बन। या जो S है ये अबव दी प्लेन है, इस तरह से बोर्ड के बाहर आ रहा है, और ये जो R है बिलो दी प्लेन है, बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को जो है हम फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन और होता है जिसमें हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और ये लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे उसे हम कायरल सेंटर लेके चलेंगे। जब इस फ्लाइंग वेज को आप कन्वर्ट करोगे उस रिप्रेजेंटेशन में, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन वाले, जिसे हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो ग्रुप यहाँ हैच्ड वेज या फिर ब्रोकन लाइन से जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप को जो है यहाँ हम रखेंगे बॉटम में। ठीक है, तो R यदि यहाँ जुड़ा हुआ है ब्रोकन लाइन से तो R यहाँ बॉटम में रहेगा।
और उसके बाद जो जैसे वैसे लिख दो, आर से इधर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो एस, तो यहाँ एस, इसके बगल में पी तो यहाँ पी, फिर इसके बगल में क्यू तो यहाँ क्यू। ऐसा ये दोनों एक ही अरेंजमेंट है, बस अलग अलग तरीका हुआ, एक फ्लाइंग वेज का हुआ, दूसरा फिशर का हुआ, नहीं तो ओवरऑल मतलब दोनों का सेम ही है। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होने वाला है इसमें, इस आर एस नोटेशन में, इसलिए जो है इसको पहले ही डील कर दिए हम कि दो तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं अभी हम मॉलिक्यूल्स को। एक ऐसा फ्लाइंग वेज में जिसमें कायरल कार्बन में जो है 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो होंगे अलग अलग लाइन से इंडिकेटेड होंगे, बाकी इस लाइन का मतलब हम जान चुके हैं पहले से ही। और जब इसी को आप कन्वर्ट करोगे फिशर रिप्रेजेंटेशन में तो इसमें से कहा मैंने कि जो ग्रुप यहाँ ब्रोकन लाइन से है वो यहाँ बॉटम में रहेगा। अब इसके बाद ये ग्रुप जैसे वैसे रख दो, इधर से जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज में एस पड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में एस, या इधर से जाते तो क्लॉकवाइज में क्यू पड़ता तो क्यू, फिर उसके बाद पी तो पी, देन एस तो देन एस, ऐसे करें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यह कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं पी क्यू आर एस, इन चारों ग्रुप्स का जो है हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, प्रायोरिटी करते हैं इसका प्रायोरिटी, और यह प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इस कार्बन से जो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है तो ग्रुप मतलब कि कोई एक सिंगल एटम हो सकता है हेलोजन वगैरह, या फिर कोई ग्रुप OH NH2 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं इन चारों का प्रायोरिटी देंगे, सीक्वेंस नंबरिंग करेंगे, कौन 1 कौन 2 3 4 ऐसे, और वो किस आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होगा उसे नंबर 1, उससे कम वाला नंबर 2, उससे कम वाला नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, मान लें अभी फ़िलहाल हम मान लें कि यह एस वाला जो है इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसे हम कर दिए 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये मान लो कि इसके बाद एटॉमिक नंबर इसका है तो इसको कर दिए 2, उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका है तो इसको कर दिए 3, और सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका है तो इसे कर दिए 4। तो कायरल कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप्स का प्रायोरिटी दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, हाइयर एटॉमिक नंबर विल गेट द हाइयर प्रायोरिटी। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें रोटेशन ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम हाइयर टू लोअर प्रायोरिटी, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। होगा क्या कि कभी कदाली 4 बीच में घुस जाएगा 2 और 3 के बीच में, ऐसे भी हो सकता है, 1 से 2, 2 से 4 और यहाँ 3। तो इस 4 को हम नज़रअंदाज करके चलेंगे, इस 4 को देखेंगे ही नहीं, नज़रअंदाज करके चलेंगे, और रोटेशन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लेंगे 1 से 2 और 2 से 3 तक। और ऐसा करने के बाद देखेंगे कि वह रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यदि रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब राइट साइड तो हम R लिखेंगे, और यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है लेफ्ट साइड तो हम S लिखेंगे। समझ रहे हो, इतना तो हो ही जाएगा। तो फिलहाल अभी के हिसाब से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो ऐसे रोटेशन जाना है 1 से 2 और 2 से 3, 4 तक पहुंचने का ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो ऐसा करने के बाद देखो ये हम लोग लेफ्ट साइड आ रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो आप यहाँ लगाओगे S, दिस वन इज S। सेम यहाँ भी हो जाएगा, प्रायोरिटी सीक्वेंस यदि वही है तो 1 2 3 4 ऐसा, तो यहाँ भी S। बस एक कंडीशन याद रखना है, एक कंडीशन याद रखना है, क्या कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी मतलब जो 4 नंबर वाला ग्रुप है, शुड बी एट द वर्टिकल लाइन और अटैच्ड विथ ब्रोकन लाइन। इतना बात याद रखना, अदरवाइज द कॉन्फ़िगरेशन गेट रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब R और S एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। क्या कहे कि जो 4th नंबर वाला ग्रुप है
लोवेस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ नंबर वाला ग्रुप। ये फोर्थ नंबर वाला ग्रुप यदि फिशर रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो वर्टिकल लाइन में ही होना चाहिए, या तो नीचे या तो ऊपर। लेकिन यदि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो तो फोर्थ नंबर वाला केवल और केवल होना चाहिए इस ब्रोकन लाइन में। यदि ऐसा है तब तो ठीक है, जो आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन आप वही लिखोगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, मतलब ये चौथा नंबर वाला यहाँ ब्रोकन लाइन में नहीं है, यहाँ फोर्थ नंबर वाला वर्टिकल में नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करके लिखना है। एस आएगा तो आप आर लिखोगे और आर आएगा तो आप एस लिखोगे। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो कि यही वाला अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता, ठीक है, आर यहाँ रहता है ये 4 नंबर वाला, एस यहाँ रहता 1 नंबर वाला। अब आप देखते तो कैसे आता, 4 को तो नज़रअंदाज कर देना था, तो ये 1 से 2, 2 से 3 एस ही आ रहा था। लेकिन ये चौथा नंबर वाला इसमें नहीं था ब्रोकन लाइन में, तो हम क्या करते, इसको एस ना लिख करके आर लिखते। ये तरीका है, आर लिखते। बाकी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के आधार पे सारा कंक्लूजन सामने आ ही जाएगा। तो इतना बेसिक सा बात आप याद रखोगे CIP रूल्स से रिलेटेड। एक बार समराइज कर देते हैं इन सारे रूल्स को हम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि कायरल सेंटर या कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं उन चारों ग्रुप्स का हम प्रायोरिटी सीक्वेंस देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हाइयर जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप होगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, मतलब 1, उससे कम वाला 2, उससे कम वाला 3 और सबसे कम वाला 4। ऐसा करने के बाद हम उसे रोटेट करके देखेंगे, रोटेशन के थ्रू देखेंगे। रोटेशन हमेशा हाइयर टू लोअर प्रायोरिटी होगा। यदि रोटेशन के वक्त क्लॉकवाइज मिल रहा है हमें तो आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो एस फॉर्म। कंडीशन एक ही ध्यान में है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, मीन्स फोर्थ नंबर वाला ग्रुप, वह ग्रुप या तो ब्रोकन लाइन से जुड़ा होना चाहिए यदि फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है तो, या फिर वर्टिकल लाइन में होना चाहिए यदि फिशर रिप्रेजेंटेशन है तो। यदि ऐसा है तो ठीक है, रियल कॉन्फ़िगरेशन ही हम लिखने वाले हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन को हम उल्टा करके लिखेंगे, आर को एस लिख देंगे और एस को आर लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। बेसिक सा जो पॉइंट्स था इसमें हम समझ गए, कुछ एग्जाम्पल कर लें तो और क्लियर हो जाएगा। बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन RS से नहीं ही आता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड तो उसमें RS का क्वेश्चन 100% होगा ही होगा, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए लिखो, मेडिकल के लिए लिखो, नो डाउट। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लें हम। जैसे इस तरह का कोई ग्रुप हो, मान लो ऐसा कोई ग्रुप हो, या फिर मान लिया जाए कि इस तरह का कोई ग्रुप हो, ऐसा R और S लिखना है इनके लिए। इस कंपाउंड में कहीं OH तो दिख ही नहीं रहा है, तो DL वगैरह इस सब के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जो हम बताए बस उन पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि यह कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, चारों का प्रायोरिटी सीक्वेंस दो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे चलोगे तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, उस एटम को देखना है जो डायरेक्ट कायरल सेंटर से जुड़ा है। तो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। तो आप करोगे नंबर 1, देन फ्लोरीन का नंबर 2, देन कार्बन का नंबर 3 एंड लास्ट इज हाइड्रोजन। हो गया। उसके बाद आप रोटेशन देख लो, 1 से 2, 2 से 3। तो 1 से 2, 2 से 3, बीच में 4 आ जा रहा है तो हम तो पहले ही कहे कि 4 को नज़रअंदाज करना है, इसे देखने का ज़रूरत ही नहीं है।
तो 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब कि एस फॉर्म हो जाएगा। एक कंडीशन बताए थे कि 4th नंबर वाला ग्रुप जो है वो ब्रोकन लाइन से होना चाहिए, वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो आ रहा है वही होगा। कंपाउंड का नाम लिखोगे तो क्या लिखा जा सकता है, 2 कार्बन है, इसी कार्बन में क्लोरीन फ्लोरीन है, तो S 1 क्लोरो 1 फ्लोरो इथेन। अब जरा इसे देखो, दिस वन इज कायरल सेंटर। इस कार्बन में इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, ऊपर कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, नीचे ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का, नंबर 1। नंबर 2 कार्बन का, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अभी इन दोनों कार्बन में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा देखो, ये जो CH3 लिखे हो इसका मतलब कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और जो CHO लिखे हो इसका मतलब है C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH का मतलब है कि कार्बन के 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन से हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझोगे कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। प्रायोरिटी डिसाइड करने में ऐसे ही करते हैं कि जितना बॉन्ड एटम से है मतलब उतना एटम जुड़ा हुआ है उसमें, ऐसा। और अब मिलाओ, ये कार्बन का कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन भी हो गया, बाकी के ये 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ जो है सो दोनों ऑक्सीजन है। तो कार्बन कार्बन मैच कर गया था, नहीं पता चला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैच कर गया, यहाँ भी नहीं पता चला। अब ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ दोनों क्या है, ऑक्सीजन है। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो इससे आप करोगे 2, मतलब फर्स्ट एटम यदि सेम हो जा रहा है ना, वहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो प्रायोरिटी सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे कि बाकी एटम्स को देखेंगे, बाकी एटम्स को हम देखेंगे। बाकी मैंने कार्बन कार्बन सेम था तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस सबको देख करके चले और वहाँ से डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी सीक्वेंस। तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3, बीच में 4 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करने से हो तो रहा है S, लेकिन कंडीशन जो बताया हमने कि 4th नंबर शुड बी एट दी डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन नहीं है तो आप S नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, R लिखोगे उल्टा करके। या फिर यदि रूल्स के मुताबिक ही चलना है तो हम क्या करेंगे कि उस लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम लाएंगे वहाँ। कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए ब्रोकन लाइन में, ले आते हैं, क्या दिक्कत है, बदल देते हैं ऐसा। ये होना चाहिए, यहाँ कर दो H, तो भाई जब H को यहाँ लाए तो वो H की जगह जाएगा, सिंपल सी बात है ऐसे। अब जब इन दोनों को एक्सचेंज किए तो बाकी 2 को भी एक्सचेंज करना होगा, तो यहाँ भी बदलेगा, ये रूल्स में CIP रूल में है, ACHO हो जाएगा। ऑलवेज एक्सचेंज इवन नंबर ऑफ पेयर्स। ये जो ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे हो वे हमेशा इवन नंबर के पेयर होने चाहिए। माने 1 पेयर किए तो 1 पेयर से नहीं चलेगा, कम से कम 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, इवन में एक्सचेंज करना है। ये नहीं कि 1 पेयर को एक्सचेंज कर दिए तो गड़बड़ जाएगा। यदि इवन नंबर ऑफ पेयर में ग्रुप को एक्सचेंज करोगे तो वह मॉलिक्यूल वही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना, इस लाइन को, कि ऑलवेज एक्सचेंज इवन नंबर ऑफ पेयर्स। अब यहाँ से करके देखो, यह था 1 2 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3 आ रहा है ना, क्लॉकवाइज राइट, तो R ही तो आना चाहिए था। देखो तो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन के अनुसार S, लेकिन हो गया R, कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहा था, लेकिन जब इसी को कंडीशन के अनुसार लाए तो देखो रियल कॉन्फ़िगरेशन आ गया R का R। तो 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट वहीं उल्टा करके लिख दो, या फिर आप ऐसे करो, एक्सचेंज कर लो ग्रुप्स को, जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल कर दो और उसके बाद लाओ, तो वही बात होगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें इसमें, आप कुछ फीचर रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें। CHO, इधर CH2OH, इधर OH और यहाँ H।
और इसी का एक और लिख देते हैं ऐसा, CHO CH2OH OH H। इन दोनों में हम RS करने वाले हैं। किस हिसाब से कैसे होगा ज़रा ध्यान से समझोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों कायरल सेंटर है, हो गए दोनों कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर से जो चारों ग्रुप्स है चारों को प्रायोरिटी दो, OH CHO CH2OH। OH ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा 1, कार्बन सेम है, फंस रहे हैं हम लोग, तो कैसे डिसाइड करोगे। अब ऑक्सीजन भी सेम है, तो अभी जैसे बताए थे थोड़ा देर पहले, यही तो बताए हैं। C⋯OH का मतलब है कार्बन में 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, और इस CH2OH का मतलब हो गया ऐसा समझोगे। कार्बन सेम, 1 हाइड्रोजन सेम, 1 ऑक्सीजन सेम, लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। हर एक एटम को मिला के देखना है। कार्बन सेम हो गया तो बाकी हर एक एटम को मिलाओ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मिला, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जबकि इस जगह पे क्या था, ऑक्सीजन, अलग अलग हो गया। तो CHO 2 नंबर, 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3, S आ रहा है तो S फॉर्म। चला उधर चल करके देख लें हम लोग। प्रायोरिटी सीक्वेंस तो वही रहेगा, 1 2 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3, S तो यहाँ भी आएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्या बताए थे कि 4th नंबर शुड बी एट दी वर्टिकल लाइन। 4th नंबर वाला ग्रुप जो है वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, नहीं है हॉरिजेंटल लाइन में है। तो इसको बदलो मतलब इसको यहाँ कर दो, माने R आ जाएगा ही। इसको या तो यहाँ करो या तो यहाँ, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी मतलब कहीं भी। तो मान लो हम यहाँ से एक्सचेंज करें, तो ये तो एक पेयर हुआ ना, इवन नंबर ऑफ पेयर करना है, तो इन दोनों को भी एक्सचेंज करना होगा। तो फिर ऐसा हो जाएगा, H यहाँ CH2OH, यहाँ OH और यहाँ CHO। अभी 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3, देखो अब जा रहा है ऐसे राइट साइड जा रहा है, R फॉर्म ऐसा आएगा ही। जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को ध्यान में रखोगे तो फिर गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, कोई चांस नहीं है गलती होने। प्रायोरिटी डिसाइड करो, और प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद फिर उसमें रोटेशन चेक करो। और रोटेशन चेक करते समय एक ही बात ध्यान रखना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, बस। यदि वह लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन में है फिशर रिप्रेजेंटेशन में तो ठीक, और नहीं तो यदि वह हॉरिजेंटल लाइन में है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा करके लिखोगे, या फिर आप एक्सचेंज कर लोगे ग्रुप्स को, जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ कर दोगे। और यदि फ्लाइंग वेज है तो फिर इसमें 4th नंबर वाला ग्रुप होना चाहिए ब्रोकन लाइन में, हैच्ड वेज लाइन में है तो ठीक, नहीं तो यहाँ भी उल्टा लिखोगे या ग्रुप को एक्सचेंज करके कर लोगे। किसी तरह का कोई परेशानी होने का सवाल नहीं है। इसमें और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इस टॉपिक के अंदर, उस एग्जाम्पल्स को भी हम जो है डील करेंगे एक एक करके, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।